बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारा खास शो राष्ट्रहित और आपके साथ मैं हूं अमृता। तो देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बयान ने न्यायपालिका बनाम विधायकी में ये मुकाबला एक बार फिर से तीखा कर दिया है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि संसद को कानून बनाने का अधिकार है और संसद का काम ही संविधान ने कानून बनाने को बताया। ऐसे में क्या कानून को मान्यता तभी मिलेगी जब उस पर सुप्रीम कोर्ट की मोहर लगेगी। अब संसद कानून बनाता है और सुप्रीम कोर्ट उसे रद्द कर देता है। क्या संसद द्वारा बनाया गया कानून तभी कानून होगा जब उस पर कोर्ट की मोहर लगेगी? तो ये तमाम सवाल उठने लगे हैं। देश के उपराष्ट्रपति जयपुर में विधानसभा स्पीकर्स मीट कार्यक्रम में शिरकत कर रहे थे और इसी कार्यक्रम में लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने भी कहा कि न्यायपालिका भी मर्यादा का पालन करे। न्यायपालिका से उम्मीद की जाती है कि जो उनको संवैधानिक अधिकार दिया है उसका उपयोग करें और साथ ही अपनी शक्तियों का संतुलन भी बनाए रखें। हमारे सदनों के अध्यक्ष भी यही चाहते हैं। तो लगातार इस पूरे मामले पर बयान सामने आ रहे हैं। देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बयान ने न्यायपालिका बनाम विधायकी में ये पूरा मुकाबला एक बार फिर से और तीखा कर दिया है और लगातार इस पूरे मामले की फिर से चर्चा शुरू हो गई है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि संसद को कानून बनाने का अधिकार है, संसद का काम ही संविधान ने कानून बनाने को बताया है। ऐसे में कानून को मान्यता तभी मिलेगी जब उस पर सुप्रीम कोर्ट की मोहर लगेगी। संसद कानून बनाता है और सुप्रीम कोर्ट उसे रद्द कर देता है। क्या संसद द्वारा बनाया गया कानून तभी कानून होगा जब उस पर कोर्ट की मोहर लगेगी? ये तमाम सवाल जहां उठ रहे हैं, तो उसी दौरान देश के उपराष्ट्रपति जयपुर में विधानसभा स्पीकर्स मीट कार्यक्रम में शिरकत कर रहे थे जब उन्होंने इस बयान दिया। मेरे मन में तो कोई शंका नहीं है। आप विधानसभा में न्यायालय का फैसला नहीं लिख सकते। You cannot script in legislature a judgment of the court. उसी भावना में court cannot legislate. और इसी कार्यक्रम में लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने भी कहा कि न्यायपालिका भी मर्यादा का पालन करे। न्यायपालिका से उम्मीद यही की जाती है कि जो उनको संवैधानिक अधिकार दिया गया है उसका उपयोग करें और साथ ही अपनी शक्तियों का संतुलन भी बनाए रखें। हमारे सदनों के अध्यक्ष भी यही चाहते हैं कि संविधान में जो मर्यादा दी है उस मर्यादा का पालन न्यायपालिका भी करे। न्यायपालिका से भी अपेक्षा की जाती है कि जो उनको संवैधानिक मैंडेट दिया गया है वो उस मैंडेट का उपयोग करे, लेकिन अपनी प्रत्यक्ष शक्तियों के प्रथमकरण और संतुलन को के सिद्धांतों को बनाने में भी सहयोग करे। तो सरकार और कॉलेजियम विवाद के बीच एक अच्छी खबर भी सामने आई है। खबर ये कि सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम सिफारिश से देश के 4 हाई कोर्ट में अब 9 जजों की नियुक्ति का रास्ता साफ हो गया है। देश में अब मणिपुर, कर्नाटक, बॉम्बे और गुजरात हाई कोर्ट को नए जज मिलेंगे। पदोन्नत इन जजों में 7 न्यायिक अधिकारी और 2 वकील। रामचंद्र दत्तात्रेय और वेंकटेश नाइक को कर्नाटक हाई कोर्ट में जज बनाया गया है। मृदुल कुमार कलिता और इनको गुवाहाटी हाई कोर्ट में जज बनाया जाएगा और पी वेंकट ज्योतिर्मय और इसी के साथ वी गोपाल कृष्ण राव को आंध्र प्रदेश भेजा जाएगा। अरिबम गुनेश्वर शर्मा और गोल में गेफुल शिलू काबुई को मणिपुर हाई कोर्ट भेजा जाएगा और इसी के साथ एडवोकेट नीला गोखले को बॉम्बे हाई कोर्ट का जज बनाया जाएगा। तो सीनियर एडवोकेट नीला गोखले को बॉम्बे हाई कोर्ट के लिए नामित किया गया है। नीला गोखले मालेगांव ब्लास्ट के आरोपी कर्नल प्रसाद पुरोहित की वकील रह चुकी हैं और इसके अलावा पुराने नाम भी इसमें शामिल हैं जिनकी दोबारा से सिफारिश की गई है और इनमें नागेंद्र रामचंद्र नाइक को कर्नाटक हाई कोर्ट में नियुक्त करने की सिफारिश को दोहराया गया है। तो कॉलेजियम को लेकर केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट में हमेशा से ही टकराव बना रहा है और केंद्र सरकार कॉलेजियम सिस्टम को बदल देना चाहती है। बीते दिनों ही केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा था कि देश में यह लग रहा है कि सरकार न्यायपालिका में अब हस्तक्षेप कर रही है, लेकिन
संविधान की भावनाओं का ख्याल रखने के लिए ऐसा किया जा रहा है। संविधान के अनुसार जजों की नियुक्ति में सरकार का पूरा अधिकार है, लेकिन सन 1993 के बाद पूरा सिस्टम बदल दिया गया और कॉलेजियम लागू कर दिया गया। अब इससे सरकार की भूमिका सीमित हो गई और जब तक जजों की नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव नहीं होता, जजों की नियुक्तियों का मामला ऐसे ही उठता रहेगा और ये समस्या बनी रहेगी। और चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे उस खबर की जिसके चर्चे कई जगह हैं। दिल्ली से लेकर केरल और तमिलनाडु तक गवर्नमेंट बनाम गवर्नर का मुद्दा टकराव का ट्रिगर पॉइंट बनता जा रहा है। भारतीय संविधान कहता है कि देश में संघीय शासन चलेगा। सत्ता और शक्ति के विकेंद्रीकरण के लिए विधायिका को जो है 2 स्तरों पर बांटा गया है। अब पहला केंद्रीय स्तर है और दूसरा राज्य स्तर, जिससे राजनीतिक प्रतिनिधित्व समान रहे, लेकिन अब इसी ढांचे पर लगातार प्रहार किया जा रहा है। दक्षिण राज्य केरल और तमिलनाडु में राज्यपाल और सरकारों के बीच इस कद्र गहमा गहमी और तनाव चल रहा है, जो बता रहा है कि स्वस्थ लोकतंत्र के लिए परिस्थितियां सामान्य अब नहीं रह गई हैं और इसी को लेकर सवाल भी लगातार उठ रहे हैं। तमिलनाडु में सरकार बनाम राज्यपाल। विधानसभा में घोषणा कैसे बन गई सियासी अखाड़ा। तमिलनाडु बनाम तमिजिगम का विवाद। ये तमिल सहोदर सहोदरी तमिलनाडु की सियासत में इस वक्त कुछ भी चल रहा है। तमिलनाडु में स्टालिन की सरकार है, लेकिन राज्यपाल रवि से विवाद है। ये विवाद विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण के बाद से और ज्यादा तीखा हो गया। राज्यपाल ने सोमवार को सदन में दिए अपने अभिभाषण में राज्य का नाम तमिलनाडु की जगह तमिजिगम करने की सलाह दी थी। इसी के साथ राज्यपाल आर.एन. रवि ने अपने अभिभाषण में उन अंशों को छोड़ दिया जिसे राज्य सरकार ने राज्यपाल के लिए लिखे थे। इसी के बाद से विवाद बढ़ गया। इसके बाद तमिलनाडु में क्या क्या हुआ, पहले ये समझिए, फिर आपको बताएंगे कि ये विवाद संघीय ढांचे पर खतरा क्यों है। राज्य के नाम को लेकर विवाद हुआ। तमिलनाडु बनाम तमिजिगम पर रार बढ़ी। राज्यपाल ने अभिभाषण के कुछ अंश को पढ़ने से छोड़ दिया। राज्यपाल ने सदन से वॉकआउट किया। राज्यपाल गेट आउट के पोस्टर लगे। राज्यपाल के पोंगल निमंत्रण पर भी विवाद हुआ। तमिलनाडु सरकार के बजाय थमिज हागा अजुनार का प्रयोग किया गया। निमंत्रण पर राज्य चिन्ह की जगह राष्ट्र चिन्ह को लेकर विवाद हुआ। भारत में लोकतांत्रिक इतिहास में शायद ये पहली बार था जब किसी भी विधानसभा से राज्यपाल ने अभिभाषण समारोह में वॉकआउट किया हो। राज्यपाल आर.एन. रवि ने अपनी बातों को तर्क के सहारे रखते हुए कहा कि वो उस विचारधारा से आते हैं जहां वन नेशन वन लैंग्वेज को बढ़ावा दिया जाता है। इसीलिए उन्होंने अपने विचारों को रखा, जिसके बाद पूरे तमिलनाडु में विवाद हो गया। अब जानिए तमिलनाडु और तमिजिगम का मतलब क्या होता है, तब आप विवाद की असली नस को पकड़ पाएंगे। तमिलनाडु का अर्थ है तमिलों का देश। तमिजिगम का मतलब है तमिल लोगों का निवास। अब राज्य की सरकार और डीएमके की पार्टी इसे राष्ट्र हित से जोड़कर विवाद खड़ा कर रही है। तो राज्यपाल ऐतिहासिक साक्ष्यों के जरिए नई रवायत गढ़ने को लेकर सरकार को आईना दिखा रहे हैं और विवाद है कि बढ़ता जा रहा है। राज्यपाल रवि की तमिलनाडु के बजाय तमिजिगम राज्य के लिए एक अधिक उपयुक्त नाम होगा वाली टिप्पणी को लेकर अब पूरे तमिलनाडु में गुस्सा दिख रहा है। यहाँ तक कि ट्विटर पर #GetOutRavi ट्रेंड करने लगा और कई लोग रवि को राज्यपाल के पद से हटाने की मांग करने लगे। सदन से राज्यपाल के वॉकआउट को बीजेपी की तमिलनाडु इकाई ने अपमानजनक करार दिया। वहीं सीएम स्टालिन ने राज्यपाल की मौजूदगी में ही विधानसभा में उनके खिलाफ एक प्रस्ताव पेश कर दिया।
सरकार बनाम राज्यपाल के विवाद में अब तमिलनाडु का सियासी तापमान काफी बढ़ता जा रहा है, जिसमें लोकतंत्र का मान, सम्मान, परंपरा, रिवाज सब तार-तार हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो तमिलनाडु में सरकार और राज्यपाल के विवाद के बाद स्टालिन सरकार लगातार राज्यपाल पर हमलावर है। तमिलनाडु सरकार लगातार राज्यपाल आरएन रवि पर आरोप लगा रही है। सरकार का कहना यह है कि राज्यपाल बीजेपी और आरएसएस के एजेंडे को आगे बढ़ा रहे हैं। राज्यपाल संवैधानिक परंपरा से इतर व्यवहार कर रहे हैं। राज्यपाल बीजेपी के सपोर्टर हैं। राज्यपाल द्रविडियन मॉडल की आलोचना करते हैं। राज्यपाल केंद्र सरकार की विचारधारा चलाते हैं। तो ये तमाम इल्जाम राज्यपाल पर सरकार की तरफ से लगाए जा रहे हैं। राज्यपाल संवैधानिक पद है। राज्यों में राज्यपाल राष्ट्रपति का प्रतीक होता है, लेकिन जब से सत्ता में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार आई है, तभी से कई राज्यों में राज्यपाल बनाम सरकार का ये मुद्दा काफी गरमाने लगा है। लेकिन तमिलनाडु में राज्यपाल अपने विवेक से काम कर रहे हैं। विधानसभा में सत्ताधारी दल लगातार राजभवन में पीठासीन राज्यपाल पर फिर भी आरोप लगा रहा है। राज्यपाल एक संवैधानिक पद होता है और आंकड़े अगर उठाएंगे तो पाएंगे कि आजादी के बाद ये पहली केंद्र सरकार है जिसमें 356 का प्रयोग सबसे कम बार हुआ है। लेकिन विवादों में कोई कमी नहीं है। बस केंद्र की सॉफ्ट अप्रोच के चलते राज्यपालों का डर खत्म हो गया है और शायद इसीलिए राज्य सरकारें राज्यपाल का अपमान कर रही हैं और अपने हट और सत्ता के अभिमान में संवैधानिक परंपराओं को वो भूलती जा रही है। और यही एक बड़ा मसला भी बना हुआ है। तमिलनाडु के राज्य के जिस नाम पर विवाद हो रहा है, उसकी भी अपनी एक कहानी है। आज से केवल 55 साल पहले ही इस राज्य को तमिलनाडु नाम मिला, जिसे सत्ताधारी दल आज राष्ट्रहित, राष्ट्र धर्म और राष्ट्रवाद से जोड़ रहा है, तमिल अस्मिता से जोड़ रहा है। इतिहास में इस नाम की जीवन लीला केवल 55 साल की है। आपको बता दें, सन 1961 से पहले इस राज्य को मद्रास कहा जाता था। हाईकोर्ट का नाम भी आज भी मद्रास हाईकोर्ट है और अंग्रेज भी इसे मद्रास स्टेट कहते थे। सन 1961 में नाम बदलने का प्रस्ताव आया और मद्रास की जगह तमिलनाडु नाम का प्रस्ताव आया। विधानसभा में प्रस्ताव को केवल 42 वोट मिले और सन 1967 में नाम बदलने का यह प्रस्ताव फिर से लाया गया। फिर राज्य में डीएमके की सरकार थी और अन्नादुरई सीएम थे। नाम बदलने का यह प्रस्ताव प्रचंड बहुमत से पारित हुआ। सन 1967 में ही इस राज्य का नाम मद्रास से तमिलनाडु हो गया। तो आप देख सकते हैं, इस इतिहास से ये साफ हो जाता है कि तमिलनाडु का ये नाम डीएमके के लिए कितने मायने रखता है और क्यों। तमिलनाडु का नाम इसी सरकार की देन है, इसलिए जिसे 55 साल के बाद भी आज भुनाने की कोशिश की जा रही है और इसीलिए इस नाम को डीएमके तमिल अस्मिता से जोड़ती है। और सीएम स्टालिन विधानसभा में राज्यपाल के खिलाफ प्रस्ताव ले आते हैं और तो और राज्यपाल का अपमान भी करते हैं। लेकिन तमिलनाडु में इससे पहले स्वर्गवासी जयललिता ने भी राज्यपाल पर बदसलूकी का आरोप लगाया था। अब तमिलनाडु में जब नई विधानसभा का उद्घाटन हुआ, तब जयललिता ने तत्कालीन राज्यपाल को न्योता तक नहीं भेजा था। यानी कि तमिलनाडु में ये इतिहास काफी पुराना है और बार बार इसे दोहराया जा रहा है। राज्यपाल और राज्य सरकारों के बीच ये विवाद केवल तमिलनाडु में ही नहीं है। आपको बता दें, केरल में सीएम विजयन का राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से विवाद है। दिल्ली की बात कर लेते हैं, राजधानी है। सीएम अरविंद केजरीवाल का उपराज्यपाल विनय सक्सेना से विवाद है और जम्मू कश्मीर में राज्यपाल पर विपक्षी दल आरोप लगाते रहे। इसी हाथ पंजाब की बात, जहां पंजाब में भी मुख्यमंत्री भगवंत मान का राज्यपाल से विवाद रहा। तो ऐसे में कई ऐसे राज्य हैं जहां पर यह विवाद लगातार सवालों के घेरे में रहा है और हमेशा सुर्खियां बटोरता रहा है। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब देश के उस पाउडर की जो पिछले 74 साल से बच्चों के लिए देश के हर घर में सबसे ज्यादा माना जाता रहा है। लेकिन 2018 में
न्यूज एजेंसी रॉयटर्स ने एक रिसर्च के हवाले से बताया था कि जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी वर्षों से इस बात को जानती थी कि उसके पाउडर में एस्बेस्टस है और टेलकॉम पाउडर से बच्चों में खास तौर पर सांस संबंधी बीमारी हो सकती है। अमेरिकन एकेडमी ऑफ पेडियाट्रिक्स इसे कम करने या इसे उपयोग नहीं करने की सलाह भी दे चुकी है। एकेडमी का दावा है कि पाउडर से सांस के साथ शरीर के अंदर जाने से बच्चों को निमोनिया का खतरा तक हो सकता है। इसके बाद जॉनसन के बेबी पाउडर मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस को महाराष्ट्र सरकार ने कैंसिल कर दिया था और इस फैसले को कंपनी ने बॉम्बे हाई कोर्ट में फिर चुनौती भी दी। अब कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट्स की क्वालिटी और सेफ्टी स्टैंडर्ड्स को बनाए रखना महत्वपूर्ण है, लेकिन किसी एक प्रोडक्ट में मामूली कमी होने पर पूरी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को बंद करना यह उचित नहीं। तो दिसंबर 2018 में एक औचक निरीक्षण के दौरान एफडीए ने क्वालिटी चेक के लिए पुणे और नासिक से जॉनसन एंड जॉनसन के टैल्क आधारित बेबी पाउडर के सैंपल्स लिए थे और इनमें मुलून प्लांट में बने हुए सैंपल को स्टैंडर्ड क्वालिटी का नहीं माना गया था। तो 2019 में आए टेस्ट के रिजल्ट में यह कहा गया था कि पाउडर का पीएच वैल्यू बच्चों के लिए खतरनाक है। मुलून प्लांट में बना यह पाउडर स्टैंडर्ड क्वालिटी का नहीं माना गया था। तो जॉनसन एंड जॉनसन और भारत का रिश्ता कुछ 74 साल पुराना है, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया। तो भारत को आजादी मिलने के एक साल बाद ही यानी सन 1948 से ही स्थानीय स्तर पर इस कंपनी की स्थापना हुई और इसके प्रोडक्ट्स को बेचा जाने लगा था और इसकी शुरुआत सबसे पहले टेलकम पाउडर से हुई थी। उसके बाद कंपनी साबुन और तेल जैसे तमाम दूसरे बेबी केयर प्रोडक्ट्स भी बेचने लगी। जिस मुलून प्लांट की बात की जा रही है उसमें कंपनी पिछले 57 साल से ये बेबी पाउडर बना रही है और कंपनी ने दावा भी किया था कि लाइसेंस रद्द होने के कारण उसे रोजाना 2.5 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है। अब 60 से ज्यादा ऐसे देश हैं जहां जॉनसन एंड जॉनसन अपने प्रोडक्ट्स बनाता है। दुनिया के 175 देशों में जॉनसन एंड जॉनसन कारोबार करता है और भारत का बना हुआ ये पाउडर श्रीलंका, मालदीव्स, नेपाल तक भेजा जाता है। तो जॉनसन एंड जॉनसन बेबी पाउडर को पहली बार सन 1994 में लॉन्च किया गया था और लॉन्च के बाद पहली बार इस पाउडर को हानिकारक होने का मामला जो है वो 1930 में सामने आया था, जहां ये बताया गया कि यह पाउडर त्वचा के लिए हानिकारक है और इसी बीच इस पाउडर को लेकर कई शोध प्रकाशित किए गए जिसमें यह दावा हुआ कि इस पाउडर से कैंसर होने का भी खतरा हो सकता है। अब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी विदेशों में करीब 38,000 मुकदमों का सामना कर रही है और इसमें लोगों की ओर से कंपनी के ऊपर आरोप ये लगाया गया है कि बेबी पाउडर में एस्बेस्टस होने से उन्हें ओवरी कैंसर हो गया है। अब इस पर कंपनी ने कहा है कि दुनिया भर के चिकित्सा विशेषज्ञों ने दशकों से अपने स्वतंत्र विश्लेषण में इस बात को कहा है कि बेबी पाउडर बच्चों के लिए सुरक्षित है, इसमें कोई भी हानिकारक पदार्थ नहीं है और ना ही इससे कैंसर होने का कोई भी खतरा है। आपको बता दें सन 2020 से अमेरिका में बैन है जॉनसन एंड जॉनसन का पाउडर। कनाडा में भी इस बेबी पाउडर पर बैन लगा है और अमेरिका की कोर्ट ने कंपनी पर 15,000 करोड़ का जुर्माना लगाया था। अमेरिका में 1894 में कंपनी कारोबार कर रही थी, लेकिन उसके बाद यहां पर इसे बंद किया गया। तो पाउडर में एस्बेस्टस मिलने की वजह से जॉनसन एंड जॉनसन पहले ही दुनिया भर में अरबों डॉलर का मुआवजा दे चुकी है। द गार्जियन में प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार यूएस ड्रग कंट्रोल एजेंसी की एक जांच में जॉनसन एंड जॉनसन के बेबी पाउडर के एक नमूने में कार्सिनोजेनिक क्राइसोटाइल फाइबर पाया गया था और इससे कैंसर हो सकता है। इस पाउडर में एक खतरनाक एस्बेस्टस फाइबर भी पाया गया था और इस फाइबर को कैंसर का भी कारण माना जाता था। तो इस तरह के तमाम तत्व इस पाउडर में पाए गए हैं और इसी को लेकर यह पाउडर लगातार सुर्खियां भी बटोरता रहा है।